हेलो एवरीवन। जो भी लोग 2026 में प्रीलिम्स देने वाले हैं या फिर 2027 में भी प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके लिए एंटायर एक साल के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं वो इस वीडियो सीरीज़ में कवर किए जाएंगे। 2-3 घंटे की ये वीडियो रहेगी। हालांकि इससे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो मैंने 2025 के लिए 3 वीडियोस इसी तरीके की यूट्यूब में डाली थी, ये प्लेलिस्ट ढूंढिएगा। एक तो इसमें ये 50 टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट है कि भैया ये टॉपिक पढ़िए अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। इसके बाद जो 3 वीडियोज आती हैं उन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिएगा सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए, है ना। और उसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें शेयर की गई है। यूपीएससी का भी क्योंकि ट्रेंड यही है कि पिछले 2-3 साल के करंट अफेयर वो पूछ रहा है, वो एक साल के करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है। तो मोस्ट लाइकली अभी भी ये जो पिछले साल की वीडियोस हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, ये जो है इसके सोर्सेज मैं पहले आपको बता देता हूँ। सोर्सेज ना सिर्फ आपकी मैगजीन्स हैं, जितने भी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट कोचिंग की मैगजीन आती है उन्हें तो मैंने खंगाला ही है, लेकिन मेरा जो प्राइमरी सोर्स रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो एक मैगजीन रहती है साइंस एंड टेक डेली। साइंस एंड टेक डेली, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इसको फॉलो करते हैं कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो वहाँ से जो जो चीज़ें मुझे सही लगेगी वो मैं इस वीडियो सीरीज़ में यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। सो डोंट एक्सपेक्ट कि क्योंकि ये विज़न आई इसमें नहीं है तो यहाँ आप क्यों ये है ना एडिशनल चीज़ें दे रहे हैं कि जैसे इसका सिल्क स्पाइडर का क्या लेना देना है, वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या लेना देना है। देखिए, एक डिस्कवरी है स्पाइडर सिल्क पे। रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है क्योंकि लाखों सालों तक देखिए स्पाइडर्स इस तरीके का अपना सिल्क बुनते आ रहे हैं इंसानों के आने से भी पहले, और काफ़ी टाइम तक हम ये डिकोड नहीं कर पा रहे थे कि भैया स्टील से भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर स्पाइडर सिल्क कैसे क्रिएट कर पा रहा है। अब साइंटिस्ट इसे डिकोड कर पाए हैं कि भैया ऐसी कौन सी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं जो कि प्रोटीन के अंदर ही है ना, प्रोटीन के अंदर ही जो है की जाती है बाय द स्पाइडर, जिससे कि इतना मजबूत ये धागा बनता है। यहाँ वो एप्लीकेशन पार्ट पे आपसे सवाल पूछ सकता है ना, कि भैया इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या क्या है। अगर हम स्पाइडर सिल्क है ना, इतना मजबूत मटेरियल अगर हम लैब के अंदर क्रिएट कर पाएँ तो भैया लाइट वेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में, है ना, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग समझ रहे हो कि हाईली हाईली प्रोटेक्टिव साइंटिफिक टेक्सटाइल, है ना, जो आपके टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हो सकता है। बहुत लाइट वेट होंगे लेकिन है ना बुलेट प्रूफ भी आप उन्हें बना सकते हैं। एयरप्लेन कंपोनेंट, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत मजबूत मटेरियल की ज़रूरत होती है। बायोडिग्रेडेबल मेडिसिन प्लांट, है ना, और इवन सॉफ्ट रोबोटिक्स वगैरह में इसका यूज़ किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अभी देखिए साइंटिस्टों ने क्या पाया कि भैया ये जो इस तरीके का है ना, ये जो मकड़ी का जाला होता है ये बन कैसे रहा है ना। मकड़ी का जाला बनता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बीटा शीट एक तैयार की जाती है ना। मतलब इनकी इंटरेक्शन मॉलिक्यूल की क्या होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से वो बनाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से वो उसे बुनता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इससे कि क्या होता है कि बहुत कम स्पेस में काफ़ी ये डेंस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाता है। अब जितने भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो भी सिमिलर तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। हमारी बॉडी इसी तरीके से न्यूरॉन्स को बनाती है। तो जैसे अल्जाइमर जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, इनको अंडरस्टैंड करने और हो सकता है कि इसके लिए पोटेंशियल रेमेडी फाइंड आउट करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अल्जाइमर्स हमेशा से न्यूज़ में रहता है, इसे हम आगे देखेंगे, है ना। ये सिल्क डोप वगैरह, ये केवलार क्या होता है, केवलार पे एक बार उन्होंने सवाल पूछ लिया था। तो केवलार भाई वो मटेरियल होता है जिससे आप जो है बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि मुझे खिच मत करना नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं ये यूट्यूब में डालने वाला हूँ, है ना। तो एक्चुअली ऐसा है, मैं हूँ काफ़ी टाइम से बीमार, है ना, और बहुत ही गंदा कोल्ड, पता नहीं क्या होके रखा है। 2 दिन ठीक होता हूँ, तीसरे दिन में, और इसी वजह से इतने वीडियोज़ में ला भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। अभी क्योंकि प्रीलिम्स सब लोगों का आ रहा है तो मुझे ऐसे कमेंट बार बार आ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ये जितनी लंबी बन सके मैं उतनी बनाऊंगा, राइट। बाद में सारी वीडियोज़ इकट्ठी भी डाल दूंगा कभी, है ना, प्रीलिम्स से थोड़ा पहले, ताकि आप एक ही बार में रिवाइज कर लो। लेकिन अभी के लिए ऐसा है कि अगर आपको ये खांसी बार बार इसमें वीडियो में सुनाई दे और मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो तो ये समझ लेना कि भैया प्रिकर्सर ये है। आगे आते हैं कि भैया अल्जाइमर,
अल्जाइमर क्या है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। देखिए होता क्या है, आपके दिमाग में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, है ना, ब्रेन सेल्स हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मर गए, है ना, और डिकम्पोज हो जाते हैं नॉर्मली, है नेचुरली डिकम्पोजिशन इनका होता है। पर कई बार क्या होता है कि भैया वो जो ब्रेन सेल्स हैं आपके, वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या होता है कि वहीं पे उनकी डंपिंग होती रहेगी, डंपिंग होती रहेगी, वहीं पे इकट्ठा हो जाएंगे वो, है ना। इसकी वजह से क्या है कि ब्रेन की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, कॉग्निटिव कैपेसिटी है ना, मेमोरी की जो कैपेसिटी है, मेमोरी सेल्स वगैरह, वो सब खत्म हो जाते हैं। धीमे 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 वो क्षमता हमारी समाप्त हो जाती है, हम भूलना शुरू कर देते हैं। इसी की वजह से बाद में बायपोलर डिसऑर्डर एटसेट्रा भी होते हैं आपको। तो ये जो अल्जाइमर है, ये ऐसी ही ब्रेन की बीमारी है। अभी हमें ये नहीं जानना है कि क्या हुआ है, मैं आपको बस ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि अल्जाइमर के डिजीज़ के बारे में, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। अल्जाइमर पे आपसे सवाल बनाया जा सकता है। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन भी एक ढूंढा गया। अब एलोवेरा में एक ऐसा कंपाउंड, वो क्या कंपाउंड है हमने नहीं देखना है, बस ये है कि एलोवेरा में ऐसा कंपाउंड भी ढूंढा गया कि वो अल्जाइमर को ट्रीट कर सकता है। इनफैक्ट कार टी सेल थेरेपी। अब ये कार टी सेल थेरेपी क्या है, हम ठीक वैसे पढ़ेंगे जैसे हमने पहले यहाँ अल्जाइमर का नाम सुना, फिर अल्जाइमर के बारे में पढ़ा, ऐसे ही कार टी सेल थेरेपी का नाम सुना, आगे हम टी सेल थेरेपी को भी जानेंगे। अभी के लिए ये समझो कि हम ये मान चुके थे कि कार टी सेल थेरेपी मेनली हमारे ब्लड कैंसर एक्सेट्रा के लिए ज़्यादा यूज़ में आ रही है ना। और ये इतना बड़ा कोई वो नहीं हुआ था। अब ये देखिए 21 जगहों की ही ये न्यूज़ है कि भैया दुनिया में पहली बार एक इजरायली रिसर्चर ने कार टी सेल थेरेपी का यूज़ किया अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए। हालांकि चूहे में हुआ है ट्रीटमेंट, लेकिन हुआ है। दैट मीन्स अगर वो बोले कि कार टी सेल थेरेपी का यूज किन किन चीज़ों के लिए हो सकता है, क्या सिकल सेल एनीमिया आप इससे फाइट कर सकते हैं? बिल्कुल। जेनेटिक कोई दूसरी डिजीज? यस। है ना, ब्लड रिलेटेड जेनेटिक डिजीज? यस। क्या अल्जाइमर का ट्रीटमेंट कर सकता है? यस, कर सकता है, किया जा सकता है ना। एटलीस्ट फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है। ह्यूमन अल्जाइमर के लिए अभी नहीं बनी है ऐसी थेरेपी, लेकिन इसका पोटेंशियल है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रहे। अब देखिए, जो अल्जाइमर है इसके लिए कुछ, है ना, ये अल्जाइमर इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि पिछले कुछ ही सालों में, 3-4 सालों में कुछ नई दवाइयाँ बनी हुई है अल्जाइमर्स के लिए, है ना। पहले मान लिया जाता था कि अल्जाइमर जो है बिल्कुल भी हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए वो सवाल आपसे क्या पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि दो दवाइयाँ हैं, मैब, मैब तो याद रख लो। मैब क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, है ना। देखो ये जो हमने सीरीज़ पिछले, है ना, 3 लेक्चर थे भाई, एक बार इन 3 लेक्चर्स को 2025 के देख लेना। जो 8-10 क्वेश्चन इस साल आए थे ना साइंस एंड टेक में, इन 3 लेक्चर में कम से कम 4-5 क्वेश्चन उनमें से डायरेक्टली कवर होते हैं, है ना। जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वगैरह उन्होंने पूछ लिया था, वो तो एकदम, है ना, रद्दी सा क्वेश्चन था, उसमें क्या ही क्वेश्चन था। लेकिन ऐसे मैंने बताया था कि भैया ऐसे वो आपसे पूछ सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, मैब मैब मैब। लैब में जो एंटीबॉडी बनती है उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, है ना, कहा जाता है। मोनोक्लोनल क्लोन बनाए गए हैं लैब के अंदर, है ना, एक ही एंटीबॉडी के क्लोन बनाए गए हैं लैब के अंदर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मैब मैब जहाँ भी आगे दिखे तो समझ लेना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिलेटेड ड्रग्स की वहाँ पे बात हो रही होती है। तो फ्यूचर में कोई भी आपको नाम दो, है ना, मैंने इसीलिए ये मैब 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 यहाँ पे लाया, आपको याद करने के लिए नहीं बोला है मैंने, है ना। ड्रग्स का नाम है लेकानिमैब, दोनानिमैब और एदुकैनुनिमैब। इसी को एदुहेल्म भी कहते हैं। एदुहेल्म जो है पिछले 3-4 साल से इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यूएसए में पहले इसे अलाउ कर दिया गया अल्जाइमर ट्रीटमेंट के लिए, अब डिसअलाउ कर दिया गया है क्योंकि इसके कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर सामने आए हैं, है ना, इसके साइड इफेक्ट सामने आए हैं। लेकिन लेकानिमैब और दोनानिमैब ये दो इम्पॉर्टेंट वो है ना, ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो अभी भी चलती है। ये क्या करती है? ये फुल्ली ट्रीट नहीं करती है अल्जाइमर को। अभी तक अल्जाइमर को फुल्ली ट्रीट करने वाली कोई दवाई बनी नहीं है। ये क्या करती है? लेकानिमैब क्या करती है कि जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है उसको स्लो डाउन कर देती है, स्लो डाउन कर देती है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि ये होती कैसे है, अल्जाइमर डिजीज़ हमारे दिमाग में होती कैसी है, जो कि आपकी पुरानी ब्रेन सेल्स हैं उनके एमिलॉइड, बीटा एमिलॉइड जो प्लेक्स हैं, है ना, डेड जो आपकी पुरानी न्यूरॉन्स हैं, वो प्लेक्स, उसके डेड एमिलॉइड, बीटा एमिलॉइड प्लेक्स जो है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं, है ना, वो डिकम्पोज होना बंद हो जाते हैं, राइट। तो ये दोनानिमैब क्या करता है? उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लेक का डिपोजिशन बंद हो जाएगा, नहीं, डिपॉजिट वो वहाँ पे होते रहेंगे, लेकिन लेकिन दोनानिमैब क्या करेगा कि भैया उसको रिमूव भी करता रहेगा। तो इस तरीके से वो फुल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट उससे थोड़ा हमें, है ना, वो दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा
थोड़ा रिलैक्सेशन हमें दे रहे हैं एक तरीके से, स्लो डाउन बाय स्लोइंग डाउन द कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड बाय रिमूविंग द एमिलॉइड प्लेक्स, है ना। अब आते हैं कार टी सेल थेरेपी पे। कार टी सेल थेरेपी कुछ भी नहीं होता है। काइमेरिक जहाँ भी वर्ड यूज आए ना, काइमेरिक, तो काइमेरिक का मतलब होता है, काइमेरिक वर्ड ही यूज होता है आपके कैंसर के लिए, है ना, कि अनवांटेड आपकी जो भी सेल ग्रोथ हो जाती है। अब देखो कैंसर क्या होता है, कैंसर आपकी बॉडी में क्या होता है कैंसर कुछ ऐसा अनवांटेड ग्रोथ है सेल्स का जो कि आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, ऐसा अनवांटेड टिश्यू ग्रो हो जाएगा, है ना। कहीं पे बड़ा सा है ना लुत्था अंदर क्रिएट हो जाएगा, है ना? कई लोग उसे अल्सर कहते हैं। अल्सर हालांकि कैंसर नहीं होता है ना, वो क्योंकि पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है। अल्सर एक जगह होता है नॉर्मली, है ना। हालांकि कुछ एक फिर ऐसा भी होता है कि स्प्रेडिंग होते हैं। खैर उन चीज़ों को छोड़िए। कार टी सेल जहाँ भी काइमेरिक वर्ड आए दैट मीन्स कि कैंसर की बात हो रही है। तो जो कैंसर के एंटीजेंस हैं, है ना, इनको किल करने के लिए आप टी सेल थेरेपी का उपयोग करते हैं। इससे पहले कि हम टी सेल थेरेपी को जानें, हमें बी सेल और टी सेल के बीच में थोड़ा डिफरेंस जानना चाहिए। बी सेल और टी सेल देखो, ये दोनों आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, राइट। और ये दोनों एक तरीके से आपकी बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है ना। अब लेकिन ये दोनों थोड़ा अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। दोनों कहाँ पैदा होते हैं? ठीक वहीं जहाँ आपके स्टेम सेल पैदा होते हैं ना, जहाँ स्टेम सेल बनेंगे बोन मैरो में, है ना, बोन मैरो में। बोन मैरो में आपके स्टेम सेल भी बनते हैं, बी सेल टी सेल, है ना, सब वहीं पे बनते हैं, ओरिजिन वहीं से है इनका। लेकिन बोन मैरो में बना हुआ जो ओरिजिनल सेल है ना, जो बी सेल या टी सेल के स्टेम सेल्स हैं, ओरिजिनल सेल्स हैं, कच्चे सेल्स हैं, वो परिपक्व कहाँ होते हैं इस पे डिपेंड करेगा कि वो बी सेल है या टी सेल है। बी सेल बोन मैरो में ही परिपक्व भी होगा। जो बी सेल है ना, बी सेल है, ये दोनों हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल बोन मैरो के अंदर ही बी सेल बन जाएगा। टी सेल थाइमस ग्लैंड में पहले आएगा, फिर थाइमस में वो टी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये इनका एक्शन डिफरेंट करता है, एक्शन डिफर करता है, ठीक है। एक्शन कैसे डिफर करता है? जो हमारे बी सेल है ये ना एंटीबॉडी का सिक्रेशन करते हैं, है ना। ये खुद डायरेक्टली किल नहीं करते हैं किसी भी एंटीजन को। एंटीजन माने जो हमारी बॉडी में कोई अनवांटेड सेल का बिल्डअप हुआ है या कोई अनवांटेड सेल बैक्टीरिया बाहर से आया है, मान लो बैक्टीरिया बाहर से आया है, तो ये खुद बी सेल नहीं मारते हैं, ये एंटीबॉडी बनाते हैं समझ रहे हो? ये एंटीबॉडी बनाएंगे, एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेंगे, वो एंटीबॉडी बाद में उस पर्टिकुलर एंटीजन को किल करेगी। टी सेल क्या करेंगे? टी सेल जाएंगे, ये डायरेक्टली घेर देंगे, ये सेल को ही घेर देंगे, है ना, खुद ही घेर देंगी और फिर उस सेल को ही मार देंगे। इसीलिए बी सेल सबसे ज़्यादा आइडियल होते हैं पैथोजेंस से डील करने के लिए। पैथोजेंस जो बाहर से वायरस आए हैं, बाहर से बैक्टीरिया आया है ना, जैसे कोविड वगैरह हुआ उस टाइम पे बी सेल थेरेपी नॉर्मली, है ना, बी सेल्स ट्रांसफ़र किए जाते थे हार्ड इम्यूनिटी से बने हुए, उनकी एंटीबॉडी ही ट्रांसफ़र की जाती थी, है ना। लेकिन जो टी सेल है ये नॉर्मली आपके कैंसरस सेल्स को किल करती है आपकी बॉडी में, क्योंकि ये खुद ही, है ना, कैंसरस सेल्स को घेर के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। अब आप समझ गए कि टी सेल क्या करती है। टी सेल भाई साहब एक ऐसी सेल है, अगर कैंसर कहीं पे बना हुआ है उसके चारों तरफ ये घिर जाएंगी और उस कैंसर सेल को मार देंगी। अब इस टी सेल को ये बताना ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर सेल जो है ये कैंसरस सेल है, नंबर 1। मेरी बात समझ रहे हो? टी सेल को ये बताना ज़रूरी है कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये कैंसरस सेल है और जाओ जा करके इसे मारो। ये आप कैसे बताएंगे, है ना? इसी प्रोसेस को मैग्नीफाई करने के लिए, इसी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या तरीका खोजा कि भाई आप ही की बॉडी से टी सेल निकालेंगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी से अडेप्टेड है। आप ही की बॉडी से टी सेल निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, उसमें एक ऐसा जीन डालेंगे जो कि आपके पर्टिकुलर, मान लो माउथ में आपका कैंसर है, तो वो जीन डालेंगे जो कि माउथ कैंसर को आइडेंटिफाई कर सके।
जहाँ भी वो आइडेंटिफिकेशन होगा उसके चारों तरफ ये घिर जाएंगे और उस पर्टिकुलर एरिया में ही कैंसर को डिस्ट्रॉय करेगी। अदरवाइज कीमोथेरेपी में क्या होता था पहले, आप रेडियो है ना उसमें रेडिएशन वगैरह डालेंगे, तो रेडियोलॉजी आई एम रियली सॉरी, जितना लंबा ये चलता है उतना हम इसे करेंगे, है ना, सॉरी। तो पहले क्या होता था कि भैया रेडिएशन के थ्रू आप जो है किसी भी कैंसर को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब साइंटिस्टों ने क्या कर दिया भाई, है ना, एडिटिंग की जा रही है जीन की और प्रिसाइज मैनर में ठीक वहीं पे उस पर्टिकुलर कैंसर को किल किया जाएगा जहाँ पे वो है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन भाई साहब ये ना, ये दुनिया में बहुत ही महंगी थेरेपी है। इसमें लग जाते हैं ग्लोबल स्केल पे 4 से 5 करोड़। लेकिन इंडिया में नेक्स्ट कार 19 है ना, आईआईटी बॉम्बे ने ये डेवलप किया है, टाटा मेमोरियल सेंटर, इम्यूनो एक्ट, है ना, इन्होंने आईआईटी बॉम्बे ने खासतौर पे नेक्स्ट कार 19 करके इंडिया की अपनी इंडिजीनियस फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी जो है वो डेवलप की है। दूसरी बात क्या होती थी, अभी अभी इंडिया के साइंटिस्टों ने इसमें क्या एवोल्यूशन किया, वो ये कि जब हम आपकी बॉडी से ये सेल निकाल रहे थे ना, टी सेल निकाल रहे थे, तो भाई साहब उस है ना सेल रिकवरी यहाँ पे बड़ी हार्ड हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इसे निकालने के लिए आप नॉर्मली जिन एंजाइम्स का यूज़ करते थे वो या तो ट्रिप्सिन हुआ करता था या फिर ये ट्राइपेली, ये जो है आपके इंडस्ट्रियल, ऑलरेडी इंडस्ट्रियल यूज़ में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, ये केमिकल्स आप इसमें यूज़ करते थे, ट्रिप्सिन, है ना, ट्राइपेली, ट्रिप्सिन एटलीस्ट याद रखना कि क्यों ये यूज़ होता है। इससे क्या हो जाता था, सेल्स आपकी डैमेज हो जाती थी। इंडियन साइंटिस्टों ने अगेन आईआईटी बॉम्बे की ने अपनी रिसर्च में क्या पाया कि भैया ऑलरेडी इंडस्ट्रियली कमर्शियली अवेलेबल एक एंजाइम है एक्यूटेज, इसको अगर हम ट्रिप्सिन की जगह यूज़ करेंगे तो सेल रिकवरी बड़ी मॉडेस्ट होगी, बड़ी इजीली आपकी सेल रिकवरी हो पाएगी। एक दो चीज़ मैं इसमें और डालना चाहता था, वो ये है ना कि इंडिया ने ही क्रिस्पर, है ना, हालांकि ये क्रिस्पर थेरेपी को अभी हम पीछे पढ़ेंगे कि ये क्या है, तो क्रिस्पर थेरेपी का यूज़ करके बिरसा 10, अगर वो बिरसा 10 आपसे पूछे कि बिरसा 10 क्या है, तो बिरसा 10 इंडिया ने खुद, है ना, ओआरएफ में छपा हुआ है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है, सॉरी बिरसा 101, तो बिरसा मुंडा पर जो है ये आपकी थेरेपी, इंडिया की अपनी क्रिस्पर थेरेपी जेनेटिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इंडिया ने ईजाद की है, बिरसा 101, इतना याद रहे काफ़ी है। अब देखो ये एक नया कांड किया हुआ है इंडिया के ही साइंटिस्टों ने कि ग्लोकैस9, ये भी एक क्रिस्पर एनेबल्ड एक जीन थेरेपी है, राइट, क्रिस्पर टेक्निक। अब ये ग्लोकैस9 क्या करती है, ग्लोकैस9 में श्रिम्प की प्रोटीन से, है ना, एक डीप सी कोई श्रिम्प थी, उसकी प्रोटीन से कुछ जीन निकाले गए और भैया ये जिस क्रिस्पर जीन को हमने, है ना, क्रिस्पर कैस9 को ही पहले स्टडी कर लेते हैं, ये मैंने गलत इसमें पहले यहाँ पे ऐड करना शुरू किया, तो प्रोटीन निकाली बेसिकली, और जो भी जीन हमने बॉडी में अंदर डालना है, जहाँ पे भी हमें जीन एडिटिंग करनी है, तो वो श्रिम्प प्रोटीन उसमें डाल दी। श्रिम्प थी बायोल्यूमिनेसेंट, तो जब भी अब कैस9 प्रोटीन जीन की कटिंग बॉडी के अंदर करेगी तब वो ग्लो कर जाएगी। इससे क्या कर पाएंगे हम कि भैया जैसे ही वो लाइट निकलेगी ना तो हम मॉनिटर कर पाएंगे कि अच्छा यहाँ यहाँ कटिंग हुई है। तो ग्लो कैस9 ये भी इंडियन साइंटिस्ट का ही दिमाग चला इसमें, इसे, है ना, इसे थोड़ा टाइम बाद देखते हैं। जीन एडिटिंग में आते हैं, मेजर टेक्निक्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्रिस्पर टेक्निक क्या होती है, देखो ये बैक्टीरिया में पहले पाई जाती थी और नेचुरली ये बहुत सारे बैक्टीरियाज में ये टेक्निक पाई जाती है। वो कैसे, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें मान लो बाहर से वायरस आ गया, है ना, बाहर से मान लो कोई फंगल अटैक हो गया, कोई दूसरा अटैक हो गया, तो ये बैक्टीरिया क्या कर जाते थे, पैथोजेंस, है ना, पैथोजेंस का जो भी अटैक हुआ उनके जेनेटिक मटेरियल को कैस9 नाम की प्रोटीन का यूज़ करके उस, है ना, उसका एक फ्रेगमेंट काट लेंगे, फिर अपनी अपनी ही सेल के अंदर उसे रख लेंगे। ये एक मेमोरी के तौर पे काम करता था कि भैया नेक्स्ट टाइम फिर से सिमिलर जेनेटिक मटेरियल वाली कोई चीज़ जब भी हम अंदर इंजेस्ट करेंगे, अब उनमें हमारी तरह दिमाग थोड़ी ना है बैक्टीरिया में कि हम देखेंगे कि अच्छा ये है रोटी, ये है चावल, उन्हें तो जो दिखा वो उन्होंने खाया। अब कई बार उन्होंने पैथोजन मान लो अंदर निगल लिए,
तो अब उन्होंने क्या ये सिस्टम डेवलप किया कि भैया हमारे पास ऑलरेडी एक मेमोरी है, यहाँ पे हमारे पास एक डिपॉजिटरी है जीन की, जो भी इससे रिलेटेड है ना, इससे मैच करने वाला कोई जेनेटिक मटेरियल वाला अंदर हम इंजेस्ट करेंगे, तो भाई साहब उनको हम फिर Cas9 प्रोटीन का यूज़ करके मार देंगे, अंदर ही उनका जेनेटिक मटेरियल को हम फ्रेगमेंट कर देंगे। तो Cas9 क्या है? ये एक प्रोटीन है। Cas9 एक प्रोटीन है जो कि जाती है और जीन में कहीं पे भी कट कर सकती है। पर भाई हमें बताना पड़ता है Cas9 को कि भाई कहाँ पे जाओ और कहाँ पे जाके आपको जीन में कट करना है। मान लो ये आपका डीएनए है, कहाँ पे जा करके आपको यहाँ पे कट करना है, आपको बताना तो पड़ेगा। उसके लिए Cas9 प्रोटीन के साथ हम एक गाइड आरएनए डाल देंगे। इस आरएनए में वो पर्टिकुलर रीजन एनकोडेड होगा। मान लो इस रीजन में हमने कटिंग करनी थी, तो इस रीजन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें एनकोडेड होगी। तो ये गाइड आरएनए जाएगा पूरी बॉडी में, ढूंढेगा, जहां भी इसे लगेगा कि हाँ ये मैंने पकड़ा जगह, तो यहाँ ये अटैच करवा देगा Cas9 को, और Cas9 एक क्लीवेज के तौर पे काम करेगा और यहाँ पे वो उसे कट कर देगा इस सेक्शन को। फिर यहाँ हम नया जीन इंसर्ट कर देते हैं। ये है आपका CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। क्या ये अकेली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है? नहीं, ऐसी बहुत सारी है ना। टैलेंट नाम की एक टेक्नोलॉजी है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस ZFN नाम की एक है ना टेक्नोलॉजी है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, अगर वो आपसे इन पे नाम पूछे तो देखेंगे। देखो लास्ट में हम इसमें जितने भी PYQs हैं साथ में वो सारे PYQs भी देखेंगे, तो अभी बने रहिए, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। PYQs देखेंगे और कैसे इनसे सवाल पूछे हुए हैं वो सब इसमें देखा जाएगा, राइट। बड़ी वीडियो ये रहने वाली है, तो आप बने रहिए। तो ये है नॉर्मल आपका CRISPR-Cas9 की टेक्नोलॉजी, नॉर्मल CRISPR-Cas9 की टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ कि भैया साइंटिस्टों ने एक तरीका ईजाद किया, है ना, आपके इंटरेस्ट के लिए, कि भैया मान लो आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसमें कैफीन है ना, तो कोई और चीज़ आप मान लो कोई भी कैफीन वाली चीज़ आप पीते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि मान लो Cas9 प्रोटीन यहाँ पहुँच भी गई, लेकिन साइंटिस्ट चाहते हैं कि ठीक उस टाइम पे ये कट करे डीएनए को जब वो चाहें। तो उन्होंने यहाँ आरएनए में एक बात और कोड कर दी कि जब भी तुझे 20 मिलीग्राम या समथिंग इतना कर अमाउंट का कैफीन अपने अराउंड दिखे, तभी ट्रिगर करना है इस Cas9 को, तभी कट करना। तो साइंटिस्टों ने ऐसी भी चीज़ें ईजाद की हुई है ना। ये देखो इधर कि जीन एडिटिंग के किक के तौर पे 20 मिलीग्राम डोज ऑफ कैफीन जब भी मिले, कॉफ़ी से, चॉकलेट से, जहाँ मर्जी से मिले, तभी जाकर के ये CRISPR उस टाइम पे एक्टिवेट होगा, और जब चाहे तब आप एक्टिवेट करवा सकते हो। समझ रहे हो? तो इसका क्या यूज़ है? एक प्रिकॉशन के तौर पे यूज़ है, राइट। एक प्रिकॉशन के तौर पे यूज़ है कि भैया आप कोई भी इस तरीके का जीन बॉडी में इंसर्ट करवा सकते हो, और जब आप चाहें, अब ये तो कैफीन के साथ एक्सपेरिमेंट था बस, ये उसमें कोई दूसरा केमिकल भी ला सकते हैं जो आपकी बॉडी में ना हो लेकिन हार्मफुल ना हो बॉडी के लिए। तो आप एक इस तरीके का जेनेटिक वैक्सीन इससे क्रिएट कर सकते हैं। मान लो किसी भी इंडिविजुअल में कोई कैंसर है, तो आप एक जेनेटिक वैक्सीन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ये बात कोडेड होगी कि ये पर्टिकुलर कैंसर जब भी तुझे दिखेगा उसके चारों तरफ खड़ा हो जाना है Cas9 वहाँ खड़ा हो गया। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर इस तरीके की चीज़ पिएंगे, मान लो कैफीन पिया या कोई दूसरा आपने है ना स्टिमुलेटिंग कोई चीज़ पी, तो तब वो एक्टिवेट होकर के उस कैंसर को ख़त्म कर देगा। तो एक है ना, एक तरीके से प्रिकॉशनरी वो इससे क्रिएट किया जा सकता है, एक स्विच के तौर पे ये काम करता है इसमें। कैफीन तो एक एक्सपेरिमेंट ही था बस, है ना। बाकी कीमोजेनेटिक पे आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं कि भैया ये क्या है, कि भैया आप जो है इंजीनियर्ड जेनेटिक स्विचेस जब क्रिएट करते हो, है ना, कीमोजेनेटिक सिस्टम्स के लिए, ये एक ऐसी स्टडी होती है कि भैया आप जीन्स को मॉडिफाई करके जो भी कैंसरस है ना, कीमो जहाँ पे भी आएगा ना वर्ड, तो समझ लेना कैंसरस चीज़ों के बारे में आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसे आप कीमोजेनेटिक्स कहते हैं। अब देखिए ये एक हमारे फ्लैगशिप कोर्स का ये हिस्सा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें आपको पिछले 3 साल के जितने भी साइंस एंड टेक के इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही है वो सब इसमें होती हुई आपको दिखेंगी। 2023 से लेकर के अब तक के जितने भी वीडियोज़ हैं प्लस जितने अपग्रेड्स हैं
वो इसमें दिखेंगे। तो 26 या 27 के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है। अराउंड 35 से 40 घंटे का ये है ना, ये सब है ना, ये लेक्चर भी इसी का पार्ट है। साथ में क्योंकि हम इस लेक्चर में PYQ भी देखेंगे, तो ये मैं PYQ रिसर्च प्रोग्राम में भी ये लेक्चर डालने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी ये आएगा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च इनिशिएटिव है। 150+ आवर्स का ये जो है कंटेंट आपको इसमें मिलता है, और बनाया इस तरीके से गया है कि भाई आप आओ, बैठो, सिर्फ इसकी वीडियोस देखो और मैक्सिमम रिवीजन आप यहाँ पे कर पाओ। PYQs को ऐसे ही करंट अफेयर से लिंक करके, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती है उनसे यहाँ पे लिंक करके एक तरीके से प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया जाता है कि हाँ, यहाँ से एग्जामिनर जो है सवाल ऐसे पूछ सकता है। तो शिवरात्रि का अपना मेगा डिस्काउंट चल रहा है 2026 की शिवरात्रि का, 27 में देख रहे हो तो नहीं ये काम करेगा। तो ये अगले 3-4 दिन तक, आई थिंक 16-17 फेब तक अगर आप देख रहे हैं तब तक ये एक्टिव रहेगा। शिव20 ये कूपन कोड आप इन दोनों कोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक काम किया है साइंटिस्टों ने, एक और चीज़, 2 सवाल यहाँ से वो पूछेंगे। एक वो आपसे पूछ सकते हैं जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या होती है, दूसरा आपसे वो पूछ सकते हैं कि होमिंग होमिंग ये वर्ड जो है ये नॉर्मली आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ से वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। साइंटिस्टों ने क्या किया, मलेरिया, है ना, मलेरिया को दूर करने के लिए एक जीन ड्राइव सिस्टम इन्होंने होमिंग एंडोन्यूक्लियेसिस का यूज़ करके क्रिएट किया। अब ये होमिंग एंडोन्यूक्लियेसिस क्या होते हैं, ये कुछ सेल्फिश जीन्स होते हैं, बहुत सेल्फिश ये जीन्स होंगे, जो क्या करते हैं, जो नॉर्मली ये नॉन कोडिंग रीजन में पाए जाते हैं। लेट मी हैव सम वाटर, 1 मिनट रुकना। भगवान ना करे कोविड वापस आ गया हो। तो ठीक है, मुझे कोविड के टाइम पे कोविड नहीं हुआ था। तो ये होमिंग एंडोन्यूक्लियेसिस क्या होते हैं, ये एक तरीके से भाई कुछ सेल्फिश जीन होते हैं, जहां भी ये नहीं होंगे वहां खुद को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। मान लो ये कोई जीन है ना, ये आपका DNA है पूरा, तो इसका एक हिस्सा ये कोई नॉन कोडिंग DNA है ना, DNA है। मान लो यहाँ पे होमिंग एंडोन्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये नॉन कोडिंग रीजन है, यहाँ पे कुछ होमिंग जीन पाए जा रहे हैं। इनकी क्या कोशिश रहती है, जहाँ भी ये नहीं है, अगर आपने यहाँ से एक स्ट्रैंड इसकी निकाल दी, ये हर वहाँ जाने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ ये नहीं है। ये खुद को हर जगह फैलाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेल्फिश जीन, है ना, खुद को हर जगह रेप्लिकेट करने की ये कोशिश करेंगे। तो होमिंग एंडोन्यूक्लियेसिस का यूज इन्होंने जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में करना, है ना, साइंटिस्टों ने करना शुरू किया। अब ये जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या होती है, बहुत पुराने टाइम से, पुराने टाइम का मतलब है 15-20 साल से साइंटिस्ट इस पे लंबी रिसर्च कर रहे हैं जीन ड्राइव्स पे। वो क्या है कि भैया एक ऐसी जेनेटिक इनहेरिटेंस का, है ना, ये टेक्निक है। जैसे मलेरिया किससे फैलता है, आपने पढ़ा होगा, हिंदी माध्यम है तो आपने मादा एनाफ्लीज का नाम सुना होगा, है ना। अगर आप अंग्रेजी कॉन्वेंट इंग्लिश से पढ़े हैं तो आपने फीमेल एनोफ्लीजो, है ना, एनोफ्लीज का नाम सुना होगा। तो वो जो जीन ड्राइव, अब मलेरिया हमें फैल रहा है फीमेल से, फीमेल एनोफ्लीज से, और वो भी वहां वहां जहां जहां उसे दिखे कि हाँ भाई इसमें प्लाज्मोडियम है। तो आप क्या कर सकते हैं, बजाय कि आप मच्छरों को मारने लगे, आप क्या करेंगे, या तो फीमेल एनाफ्लीज को ही हटा दें, है ना, मच्छरों का फीमेल ही हटा दें, फिर तो पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो गई। इसमें रिस्क ये है कि हो सकता है कि इससे इकोसिस्टम थोड़ा डैमेज हो, क्योंकि जहां मच्छर हैं, अगर वहां मच्छर नहीं होंगे तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस इसका होगा।
दूसरा आपके पास इलाज क्या है कि भैया आप जेनेटिकली इस फीमेल को ही ऐसे प्रोग्राम कर दो कि इसमें वो पैरासाइट है ना, इसमें प्लाज्मोडियम बैठ ही ना पाए। तो आपने ये कर दिया, ये जेनेटिक आपने इसमें किया, इसी को आप कहते हैं जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। आप कोई एक पर्टिकुलर टाइप का बायस है ना क्रिएट कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, बायस्ड इनहेरिटेंस से क्रिएट कर रहे हैं। फिर भाई साहब जैसे ही आप इसमें होमिंग जीन डालेंगे, मैंने क्या कहा, होमिंग जीन ऐसे जीन होते हैं जो हर वहाँ खुद को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ वो नहीं है। तो जैसे ही ये जेनेटिकली एडिटेड मादा, जेनेटिकली एडिटेड नर, ये दोनों नया बच्चा पैदा करेंगे तो इसके होमिंग जीन इसमें आ जाएंगे जो कि आपने जेनेटिकली इंजीनियर किए थे। अब इसमें प्लाज्मोडियम नहीं बैठेगा। तो ऐसे ही ये आगे जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, क्योंकि मच्छर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप पाएंगे 1-2 साल में मलेरिया एक पर्टिकुलर रीजन से ख़त्म भी हो सकता है। इतनी सी बात है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें होमिंग जीन समझ गए, सेल्फिश जीन, जैसे हमने पिछले उन वीडियोस में डांसिंग जंपिंग जीन का यूज़ है ना के बारे में जाना था। अब भाई उसके लिए जाओ, पीछे जाओ, उन वीडियोस को देखो, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ यहाँ बार बार रिपीट करूँ वो ठीक नहीं रहेगा। तो होमिंग जीन ठीक वैसे ही जीन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके। अब देखो कहाँ यूज हो सकता है, जीन ड्राइव में, जीन करेक्शन में, बिल्कुल जहाँ भी आपको खराबी लगे, वायरल थेरेपी में, बिल्कुल हमने देखा ना, मान लो HIV वगैरह, इनकी थेरेपी के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है से। अब जीन ड्राइव आदमी में एक और चीज़ भी आती है कि जीन ड्राइव तो ठीक है आपने बता दिया कि ऐसा होता है। हमने तो पढ़ा था कि जीन साइलेंसिंग का यूज़ भी किसी तरीके के जो डिजीजेज है, जेनेटिक डिजीजेज है, उनको रोकने के लिए यूज़ होता है। हमने क्या पढ़ा, जीन ड्राइव एक पॉजिटिव चीज़ है। आप एक पर्टिकुलर टाइप की, एक पर्टिकुलर ट्रेट पॉपुलेशन में स्प्रेड करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेट स्प्रेड करना चाहते हैं, या तो कोई ट्रेट आप सप्रेस करना चाह रहे हैं, है ना। ट्रेट सप्रेस करके आप पॉपुलेशन में वो उसे अगेन सप्रेशन के बाद भी स्प्रेडिंग ही करना चाह रहे हैं। तो इसमें बायस्ड इनहेरिटेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। जीन साइलेंसिंग में जरूरी नहीं है कि इनहेरिटेंस हो। जीन साइलेंसिंग आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मान लो, अगर मोहित इस लेक्चर को देख रहा है तो मैं जीन साइलेंसिंग के थ्रू मोहित का कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट, अगर मोहित लंबा है तो मैं ट्रेट को साइलेंस कर सकता हूँ कि मोहित का बच्चा बस, सॉरी है ना, वो भी एक तरीके से आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं उसका एक फीचर को ही साइलेंट करना चाहता हूँ कि मोहित के बाल भूरे नहीं काले हों, तो वो मोहित पे ही लागू होगा। जरूरी नहीं है कि वो आगे जाए, है ना, जरूरी नहीं है कि वो जर्म लाइन हो। जर्म लाइन जीन एडिटिंग यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, ये जर्म लाइन है। जर्म लाइन क्या होता है, जब आगे अगली जनरेशन में आप किसी चीज़ को भेज रहे हैं। तो नॉर्मली जीन ड्राइव आप फुल्ली जेनेटिक एडिटिंग के थ्रू, क्रिस्पर Cas9 एटसेट्रा के थ्रू आप करते हैं, परमानेंट होता है, हेरिटेबल होता है, आगे जाता है। लेकिन जीन साइलेंसिंग क्या होता है, आप बेसिकली जीन को सप्रेस कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहे हैं। मान लो ये पर्टिकुलर जीन है, मोहित का ये जीन था, और इस जीन के इस पर्टिकुलर रीजन में कोडेड था कि मोहित के बाल भूरे होंगे। मैं इसको सप्रेस कर रहा हूं बस। सप्रेस कैसे करूंगा, इसके लिए मैंने या तो RNA इंटरफेरेंस करवाऊंगा, RNA इंटरफेरेंस करवाऊंगा। वो कैसे होता है, कुछ कुछ RNA होते हैं जैसे स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, है ना, माइक्रो RNA, mRNA, siRNA, ये क्या करते हैं, ये इस बात को गाइड करते हैं कि जीन का ये वाला जो हिस्सा है, ये पर्टिकुलर हिस्सा, ये खुद को प्रोटीन में कन्वर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसको कौन रेगुलेट करता है, siRNA और miRNA, है ना, माइक्रो RNA और siRNA। अब ये जो स्मॉल इंटरफेरिंग RNA है या फिर माइक्रो RNA है, इनको ही मैं अगर इस तरीके से कोड कर दूं कि ये वाला हिस्सा खुद को एग्जिबिट ही ना कर पाए, जीन में इंफॉर्मेशन है लेकिन मैंने ऊपर से siRNA का साइलेंसर इस पर लगा दिया, तो वो खुद को प्रोटीन में आगे ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, मैं नहीं बताने वाला फिर से, है ना। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पिछली वीडियो देखो यार, मैं नहीं बताने वाला, नहीं तो यही खत्म नहीं होगी, क्या फ़ायदा। तो समझ रहे हो। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है, मैंने पहले बताया था, इसके पहले वो पिछले साल की वीडियोज आप एक बार देख लो अगर आपको नहीं बेसिक्स पता है तो, या तो फिर इस कोर्स पे एनरोल कर लेना civilspot.in पे जा करके।
दिस इज बेसिकली योर जीन साइलेंसिंग, जब आप आरएनए इंटरफेरेंस करके जीन का पर्टिकुलर हिस्सा साइलेंट कर रहे हो, और नॉर्मली वो एक पर्टिकुलर पर्सन, एक इंडिविजुअल पे होता है। आप इसे इनहेरिटेबल भी बना सकते हैं, हेरिटेबल भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हेरिटेबल हो ही हो। जीन ड्राइव हेरिटेबल होती है। अगला है समथिंग रिलेटेड टू बायो कंप्यूटिंग। बायो कंप्यूटिंग, पिछली वीडियो में हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि ब्रेन सुपर कंप्यूटर नाम की चीज़ों पे रिसर्च हो रही है। ब्रेन सुपर कंप्यूटर, भाई ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होगी कहीं पे भी, है ना, ये एक है ना। इसी को आप ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इंटेलिजेंस भी देख लो यार, है ना, ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस भी कह रहे हैं। तो आपके ब्रेन में जो सेल्स हैं उसमें से एक सेल निकाल करके, क्योंकि ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बहुत है, एनर्जी कंपैरेटिवली कंप्यूटर के मुकाबले कम कंज्यूम करता है, तो आप एक ऐसा सीपीयू बना रहे हैं जिसमें आप बजाय कि सिलिकॉन वाला कोई भी है ना, बजाय सिलिकॉन वेफर्स यूज़ करे, उस सेमीकंडक्टर में रियल ब्रेन की सेल यूज़ हो रही है, और वो ब्रेन की सेल डेटा को कैलकुलेट भी कर रही है, कंप्यूट भी कर रही है, कम एनर्जी कॉस्ट में और फास्टर रेट में। ऐसा हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस बोलते हैं इसे, ब्रेन सुपर कंप्यूटर। ब्रेन से सेल निकाल के रियल कंप्यूटर बनाना, ऐसा हो रहा है। ऑर्गेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब चीज़ें इसी के आगे थोड़े सब पार्ट हैं, ये तो है ना। आपने अभी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वगैरह पढ़ा होगा, वो पिछली वीडियो में जाके देख लेना। ऑर्गेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी पिछली वीडियो में जाके देख लेना। ये तो बेसिक टेक्नोलॉजी है, एकदम बच्चा है भाई, कि चिप के ऊपर आप अपना ऑर्गन ग्रो कर दो, है ना, फिर उसको ताकि आप मॉनिटर कर पाओ कि वो ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसकी खामियां हैं, क्या उसमें हम ऐड कर सकते हैं उसे और इफेक्टिव बनाने के लिए। मेन काम ये हो रहा है भाई, ब्रेन का यूज करके कंप्यूटर बना रहे हैं आप। ऐसे ही पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है सबसे पोटेंट मटेरियल है फ्यूचर की मेमोरी के लिए। देखो हम एआई के युग में है, डेटा इतना जनरेट हो रहा है, स्टोर कहाँ करना है ये आदमी को नहीं पता। मान लो कर भी दिया, उसको एक्सेस करने के लिए भाई जो प्रोसेसर लग रहे हैं उनकी एनर्जी कंजम्पशन इतना है कि पूरा है ना 2-3 सिटीज़ की कंजम्पशन एक डेटा सेंटर कर रहा है। पानी उसको लगे जा रहा है, पानी कूलिंग के लिए। अब भाई, और ऊपर से वो बहुत फ्रेजाइल भी है। मान लो कोई एक सर्किट खराब हुआ, आपका पूरा डेटा वॉश हो सकता है। एक डेटाबेस में कोई आदमी पेनिट्रेट किया, पूरा डेटा खत्म हो सकता है आपका। अगर उसमें आग लग गई, पूरा डेटा खत्म हो सकता है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए साइंटिस्ट अब क्या देख रहे हैं, आपकी बॉडी में जो डीएनए है ना भाई साहब, एक डीएनए स्ट्रैंड निकालो, वो एक सुपर कंप्यूटर के बराबर डेटा स्टोर कर सकता है। डीएनए हर कुछ चीज़ है, बहुत ही मैसिव डेटा इसमें स्टोर होता है। दिस इज द बिगेस्ट मेमोरी जो कि नेचर ने हमें दी हुई है, हर कुछ बड़ा मेमोरी कार्ड। अब साइंटिस्ट क्या करना चाह रहे हैं कि जो कंप्यूटिंग डेटा है, रियल डेटा है ना, जो मान लो आपकी रील है, आपकी रील आपके डीएनए में स्टोर हो रही है, सोचो। तो ऐसी चिप वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें डीएनए यूज हो, ना कि सिलिकॉन बेस्ड वो। तो डीएनए की सीक्वेंस जो होती है ना, एटीसीजी, अब ये एटीसीजी क्या है जाके पिछली वीडियो देखो, बेसिक है। उसी सीक्वेंस को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके कोडिंग, इसमें नई कोडिंग की जा रही है। और साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं भाई, पूरा एक इंटरनेट छोटे से डीएनए कंप्यूटर में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, एक डेटा सेंटर जितने। तो ये चीप भी है, एनर्जी कम कंज्यूम करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाखों सालों तक, जैसे ग्रीनलैंड से अभी अभी साइंटिस्टों ने कुछ डीएनए फ्रेगमेंट निकाले 2 मिलियन साल पहले के, तो लाखों सालों तक वो डेटा बचा भी रहेगा। सो दिस इज अ न्यू चीप अल्टरनेटिव, है ना। जैसे निकोला टेस्ला था ना, उसने अपना टेस्ला टावर बनाया कि भाई यूनिवर्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, मैं सबको फ्री में बांटूंगा। साइंटिस्ट ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी मेमोरी अवेलेबल है, प्रोसेसर अवेलेबल है, इतना क्यों हम इतना महंगा एआई क्यों बना रहे हैं, हम बनाते हैं छोटा मेमोरी बनाते हैं आपको, सस्ता मेमोरी।
सस्ता प्रोसेसर। तो सेम लेवल की रेवोल्यूशन यहाँ पे हो रही है। और कहाँ हुआ है? एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में, इंडिया में नहीं हुआ है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये हमने नहीं जाननी है, साइंटिस्टों ने क्या किया। हैमरहेड नाम की कोई है ना, एंडेंजर्ड हैमरहेड नाम की एक शार्क है। एक भी शार्क इन्होंने नहीं देखी, फिर भी इन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि कितनी शार्कें हैं पर्टिकुलर ओशन में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, हमने नहीं जानना है कि क्या इसका स्टेटस है। अब ऐसा इन्होंने कैसे किया ये जानना है। ईडीएनए, एनवायरमेंटल डीएनए। देखो वो ऑलरेडी एपिजेनेटिक्स पे सवाल आपसे पूछ चुके हैं, है ना, बाकी चीज़ों से वो सवाल पूछ चुके हैं। ईडीएनए से पूछना बाकी है। एनवायरमेंटल डीएनए क्या होता है? आप मान लो सांस भी ले रहे हैं ना, सांस भी ले रहे हैं, आप अपना डीएनए फिंगरप्रिंट बाहर फेंक रहे हैं हवा में, आप हाथ मूव भी कर, आपने किसी को लपड़ मत मारना, किसी को चांटा मत मारना, उसके स्किन पे आपका डीएनए बैठ जाएगा। फिंगरप्रिंट छोड़ो, ये पास्ट अफेयर है। डीएनए प्रोफाइलिंग हो गई ना, तो आपका कन्विक्शन मर्डर में आपकी सांस से भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि हाँ यहाँ इस बंदे का मर्डर हुआ और ये दूसरा बंदा यहाँ पे अवेलेबल था, इसका ये है डीएनए फिंगरप्रिंट, एनवायरमेंटल डीएनए। इतना हर कुछ चीज है, यू हैव इम्प्रिंट एवरीवेयर वेर एवर यू हैव गॉन, एंड मे बी दैट इज परपिचुअल, अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो। योर लाइफ इज कुक्ड ब्रो, फॉर फ्यूचर योर लाइफ इज कुक्ड। यू हैव लेफ्ट योर इम्प्रिंट एवरीवेयर, ऑन गूगल क्रोम। उससे पहले ओपेरा आता था, आदमी इससे डर गया कि ओ यहाँ तो मेरा डेटा चला गया। फिर यू लेफ्ट योर इम्प्रिंट ऑन चैट जीपीटी, थिंकिंग कि चैट जीपीटी आपका अपना असिस्टेंट है। फिर आपको लगा कि ओ ये भी अपना डेटा स्टोर कर रहा है, आपने वो अब धीमे धीमे कम करना शुरू किया, इससे पहले सोशल मीडिया में। अब जब ऐसे ऐसे कांड साइंटिस्ट कर रहे हैं, डोंट यू थिंक 10 साल के बाद उनको ये तक जानना इजी हो जाएगा कि आप गए कहाँ कहाँ थे। यू हैव लेफ्ट योर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर, जहाँ जहाँ आपने खुले में पेशाब किया हो। इसीलिए कहता हूँ खुले में शौच मत करो, गंदगी तो फैलेगी फैलेगी, डीएनए आपका हर कहीं जा रहा है। समझ रहे हो? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु नोज कि फ्यूचर की आइडेंटिटी वुड बी डिटरमाइंड नॉट बाय योर बायो, है ना, जो भी बायो प्रिंट्स वगैरह रहते हैं, फिंगरप्रिंट एटसेट्रा, बायोमेट्रिक्स के बजाय वो जेनेटिक आइडेंटिटी क्रिएट कर दे फ्यूचर में। सो योर लाइफ इज ऑलरेडी कुक्ड, डोंट वरी। अगला है कि वायरस, देखो यहाँ से भी कुछ चीज़ें हमने जाननी है। साइंटिस्टों ने एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी बीमारी है जो कि, है ना, जैसे मैंने भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स पिछले 1-2 हफ्ते में लिए हैं गंदे कोल्ड से निपटने के लिए। तो एएमआर में हम क्या करते हैं कि मान लो आपने एंटीबायोटिक लिया, तो जिस बैक्टीरिया के खिलाफ आपने वो एंटीबायोटिक लिया, एंटी फंगल लिया, उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, तो अगली बार जब आप वो एंटीबायोटिक ड्रग लेंगे तो उस पर कोई असर ही नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और ऐसे जो वायरस, फंगाई या पैरासाइट पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है दवाई के खिलाफ, उनको हम कहते हैं सुपर बग्स, सुपर बग। तो साइंटिस्टों ने अभी क्या सोचा, है ना, साइंटिस्टों ने सोचा कि इन सुपर बग से निपटने के लिए हम क्या करेंगे, हम वायरस का यूज़ करेंगे। वायरस को जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे जो कि प्रोग्राम्ड होगा फॉर दैट पर्टिकुलर सुपर बग ओनली, कि भाई इस टाइप का सुपर बग है, तुमने जाके इसे डिस्ट्रॉय करना है। और ये आज से नहीं हो रहा है, सदियों से नेचर में ऑलरेडी बैक्टीरियोफेजेस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे वायरस एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस तरीके के सुपर बग्स या इस तरीके के बैक्टीरिया वगैरह को खा लेते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने एक बार सवाल पूछ लिया था कि वायरसेस कैन इन्फेक्ट फंजाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, एवरीथिंग, दे कैन इन्फेक्ट एवरीथिंग। तो वायरसेस का यूज़ आप जो है कस्टमाइज्ड थेराप्यूटिक वायरसेस क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगला सवाल बन सकता है कि व्हाट आर कस्टमाइज्ड थेराप्यूटिक वायरसेस। एएमआर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इतनी सारी डेथ्स हो रही है
और WHO ने ही अपना एक ग्लास प्रोग्राम लॉन्च किया था 2015 में, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम, ग्लास सिस्टम। तो इसमें कंट्रीज क्या कर रही है कि जितने भी लोग एंटीबायोटिक लेंगे उनका रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे कि अच्छा इन इन लोगों ने एंटीबायोटिक ये टाइप की लेके रखी है। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम भी WHO ने शुरू किया है। ये क्या है छोड़ो। अवेयर प्रोग्राम भी जो है WHO का है। इसमें WHO 3 कैटेगरी में, एक्सेस, वॉच और रिजर्व, 3 कैटेगरी में एंटीबायोटिक्स को रख रही है। एक्सेस में नॉर्मल एंटीबायोटिक जिनको आप खा सकते हैं, वॉच में वो जो कि आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में खानी है, और रिजर्व वो जो आपको सिर्फ तब खानी है जब दूसरे एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं कर रहे हैं, रिजर्व। तो 3 तरीके की कैटेगरी में ये रख दिया गया है। यार मैं चाहता था कि ये यहीं पे कंप्लीट हो, लेकिन नहीं हो पाएगा ये थिंक है ना मुझसे। खैर इसको तो एटलीस्ट यहाँ कवर कर लेते हैं। सवाल ये भी आ सकता है आपको कि भैया जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, राइट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जियो इंजीनियरिंग के कुछ टेक्निक्स होते हैं कि आयरन इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। आयरन फर्टिलाइजेशन होता यह है कि भैया जितना ओशन में आयरन जाएगा जाएगा, तो आयरन एक एसेंशियल एलिमेंट है फॉर एल्गी। और दुनिया में जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, 50% से ज़्यादा एल्गी डायटोम करते हैं, उनके लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। तो ओशन में जितना आयरन कम होगा, ओशन में आयरन का अमाउंट इज डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से एल्गी का अमाउंट इज डिक्लाइनिंग। एल्गी डिक्लाइन होगी तो क्रिल क्या खाएंगी, है ना। तो क्रिल का क्या खाएंगी, तो अगर क्रिल कुछ नहीं खा पाएंगी तो जो अंटार्कटिक इकोसिस्टम है वो भी डैमेज हो जाएगा। और है ना बाकी चीज़ें अभी देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। नेक्स्ट 1-2-3 वीडियो इसमें और लगेगी, है ना। 3 वीडियोज़ का मैं ये बनाऊँगा, 2 वीडियोज़ इसमें और लगेगी। साइंस एंड टेक 5-6 आवर्स में पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपका इसमें कवर हो जाएगा। आप एनरोल कर सकते हैं बहुत ब्रॉड डिस्कशन के लिए, शिफ्ट20 ये कूपन कोड है, ठीक है, इसी कोर्स में। और civilspot.in भाई इसी तरीके से PYQ, करंट अफेयर, स्टैटिक, NCERT सब चीज़ें इंटरलिंक्ड मैनर में अगर आपको कहीं पानी है, civilspot.in पे जाइए, यहाँ पे इस कोर्स में एनरोल कीजिए। अब ये 3-4 दिन ही ये डिस्काउंट कूपन चलेगा, फिर उसके बाद मुझे फिर मत कहना, तो आप इसे लगा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मैं होपफुली 1-2 दिन में डालूंगा। टेक केयर, बाय बाय।